अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ वाइज और मैं इफ्तिखार शराजी। प्रोग्राम की मेज़बान आरफा नूर सेहत की ख़राबी के बायस आज नहीं आ सकी, लिहाजा इस प्रोग्राम की मेज़बानी आज मुझ पर है। नाजरीन, आज हम ख़ुसूसी तौर पर ज़िक्र करेंगे पाकिस्तान और भारत के दरमियान सबसे पुराने मसले कश्मीर का, और बिलखसूस गुज़श्ता साल 5 अगस्त को मोदी सरकार के एक गैर इंसानी, गैर कानूनी और गैर आइनी इक़दाम का, जिसके नतीजे में मकबूजा कश्मीर की खसूसी हैसियत ख़त्म करके उसे जबरन भारत का हिस्सा बना दिया गया और वहाँ बसने वाले लाखों कश्मीरियों को लॉकडाउन की कैफियत से दो चार किया गया। और पिछले 365 दिनों में हम कह सकते हैं कि कश्मीरी अवाम घरों में मैसूर होकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये हम नहीं कह रहे नाज़रीन, ख़ुद भारतीय मीडिया के ये अदाद-ओ-शुमार जिसके बारे में बताया जाता है कि इस इक़दाम के बाद मकबूजा कश्मीर में कोई 4.5 लाख लोग बेरोज़गार हो चुके हैं, जबकि वहाँ की मईशत को कहा यह जा रहा है कि 40,000 करोड़ रुपए से ज़ायद का नुकसान हो चुका है। और वहाँ की ज़री ज़मीन गोया कि अब 6,000 एकड़ ज़री ज़मीन को सनती मकासद के लिए मुख्तस कर दिया गया है। और भारतीय मीडिया ये कह रहा है कि ये सारी सूरत हाल वहाँ पे आर्टिकल 370 और 53A के ख़ात्मे के जो मनफी असरात है उसके नतीजे में सारी सूरत हाल बनी है वहाँ पे। नाज़रीन, आज के दिन पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा, वज़ीर दिफ़ा और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए नेशनल सिक्योरिटी मोहित यूसुफ लाइन ऑफ कंट्रोल पे गए और वहाँ जाके उन्हें दिफाई हुकाम ने एक ब्रीफिंग भी दी कश्मीर की सूरत हाल के बारे में, लाइन ऑफ कंट्रोल की सूरत हाल के बारे में। और वहाँ पे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब ने बड़े वाज़ेह तौर पे कहा कि 5 अगस्त 2019 का जो भारतीय इक़दाम है उसे पाकिस्तान यकसर मुस्तरद करता है और साथ में इस बात का भी वाज़ेह ऐलान करता है कि जो पिछले 70-72 बरसों से कश्मीरी अपनी आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान उसकी भरपूर हिमायत करता है। नाज़रीन, कश्मीरी की सूरत हाल पर आज गुफ्तगू करेंगे और मेरे साथ एक ऑनरेबल पैनल है। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नईम लोधी साहब दिफाई तजज़ियाकार हैं, आप सेक्रेटरी दिफा भी रहे हैं। मेरे साथ उनके अलावा मौजूद हैं जावेद हुसैन साहब, आप साबिक़ एम्बेसडर हैं, सफ़ीर हैं पाकिस्तान के मुख्तलिफ ममालिक में। और मशाल मलिक साहिबा इनफैक्ट हुर्रियत रहनुमा हैं, वो भी हमारे साथ होंगी। तो सबसे पहले मैं मशाल आप ही की तरफ आऊँगा। इनफैक्ट क्या देख रही हैं 2019 5 अगस्त को जो भारतीय इक़दाम उठाया गया, उसके बाद आप क्या समझते हैं कि कश्मीर के अंदर जो वहाँ बसने वाले लोग हैं उनके हिम्मत हौसले और बढ़े हैं और वहाँ पे जो आज़ादी की उमंग है, आपको क्या लगता है उसके अंदर एक और तेज़ी और एक हमें जज्बा नज़र आ रहा है? देखिए, जज्बा पहले भी था, अब भी है, और जज्बे में शिद्दत और भी आती है जब जुल्म और बढ़ता है। मगर बात ये है कि ये इक़दाम जो किया है इसकी रेप्रिकॉशंस क्या हुई हैं एक पूरे साल के अंदर। अगर आप देखें, ये बाकायदा एक जेनोसाइड का एक ऑर्डर दिया है और ये कोई ऐसी बात नहीं है कि कश्मीरियों का कोई टेस्ट है कि उनके जज्बात पहले कम थे या अब ज़्यादा हैं। शुरू से हक़ खुद इरादियत की जो तहरीक चल रही है उसमें मुसलसल लाखों की तादाद में एक नस्ल के बाद दूसरी नस्ल ने कुर्बानियाँ दी हैं। मगर जब से ये जेनोसाइड का एक्ट जो एक प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के थ्रू 370 और 35A को जो हटाया गया है, उसका ये मतलब है कि एक डेथ वारंट इशू किया और नस्ल कुशी का ऐलान कर दिया। एक ऐलान जंग है कश्मीरियों के साथ जो किया जा रहा है। पहले भी ऑक्यूपेशन थी, अब ये री ऑक्यूपेशन है और ये इतनी ख़तरनाक मोड़ पर ले गई है कि पहले तो हिंदुस्तान की लाखों की तादाद में आर्मी थी जो जुल्म कर रही थी, तशद्दुद कर रही थी, काले कवानीन थे जो उनको प्रोटेक्ट कर रहे थे। मगर उसके बाद जिस तरीके से हिंदुस्तान की आवाम को जिस तरह सेटल किया जा रहा है, उनके इंडस्ट्रियलिस्ट को, बेगर कम्युनिटी, रिटायर्ड फ़ौजी जो हैं वहाँ के, उनकी फैमिलीज़ को, 5 लाख फैमिलीज़ को जो है रेजिडेंसी डोमिसाइल सर्टिफिकेट्स इशू किए हैं इन चंद दिनों के अंदर। उससे पहले 30,000 दिए हैं। 2 लाख घर कंस्ट्रक्ट किए जा रहे हैं हिंदू फैमिलीज़ के लिए। ये कोई मजाक तो नहीं है, ये लाखों की तादाद में बन के 1 करोड़ तक ये ले जाएंगे फ्यू मंथ्स के अंदर। तो तब क्या होगा?
कश्मीरी जो असल वारिस हैं, जो मालिक हैं ज़मीन के, जिनकी जिनकी मलकियत है, उनके सारे राइट्स भी छीन लिए गए। और साथ के साथ जिस तरीके से जिस फास्ट ट्रैक पे पैराशूट के तहत इंडियंस को यहाँ पे सेटल किया जा रहा है, तो डेफिनेटली ये एक बहुत बड़ा सेटबैक है। और ये हमें एक माइनॉरिटी में तब्दील कर रहे हैं कॉस्मेटिकली, और इतनी तेज़ी के साथ किया जा रहा है। और इस पूरे साल के अंदर आप देख लें, कोरोना की आड़ में इन्होंने डबल लॉकडाउन कर दिया और भी ज़्यादा पॉलिसीज़ अनाउंस कर दी हैं। तो हर लिहाज से ये बहुत खौफनाक बात है। और यहाँ तक कि जो महकमा औकाफ है वहाँ पे उसकी भी कंट्रोल सारा का सारा दिल्ली को दे दिया है। रिलीजियस राइट्स कश्मीरियों के पास अब नहीं रहे हैं उस तरह पहले। उनके जो डॉक्यूमेंट्स जो हैं, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स जो हैं, जो उन्होंने कश्मीरी पंडित से परचेज़ किए, उनको भी नलीफाई किया जा सकता है। फिर उसके बाद जितने भी वहाँ पे टूरिस्ट रिजॉर्ट्स हैं, इतनी हज़ारों की एकर्स की जो लैंड है, पैडी लैंड है, जो वेट लैंड है, जो फॉरेस्ट लैंड है, उसको हिंदुस्तान के इंडस्ट्रियलिस्ट को दिया जा रहा है ऑन लीज, ऑन उनको सेल किया जा रहा है, उनको उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट्स किए जा रहे हैं, जो कि कम्प्लीटली इलीगल है। एक डिस्प्यूटेड टेरिटरी के अंदर इस तरह पॉपुलेशन रेशियोज़ को चेंज करना या उनकी ज़मीनों को उनसे छीन लेना और घरों में कब्जे कर रहे हैं और हाउसिंग सोसाइटीज़ बन रही हैं, तो ये बहुत ख़तरे की घंटी है। सही सही। जनरल नईम खालिद रोज़ी साहब की तरफ मैं जाऊँगा। इनफैक्ट जनरल साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह के इकदाम और जिस तरह के इंडिकेटर्स बताए हैं मशाल मलिक साहिबा ने भी, कि वहाँ पे एक डेमोग्राफिक एक तब्दीली लाई जा रही है, वहाँ पे जो पॉपुलेशन की इक्वेशन है उसको बदला जा रहा है, तो आप क्या देखते हैं मकबूजा कश्मीर के हालात में इस तरह का बदलाव बुनियादी तौर पे इस मसले के हल की तरफ को राह हमवार करेगा, या आपको लगता है कि इसके बाद मामला और ज़्यादा पेचीदा हो जाएंगे? जी देखें, जो कुछ वहाँ पर हो रहा है वो तो मशाल साहिबा ने बता दिया, और भी मेरा ख्याल वो दुनिया को पता है। पाकिस्तान ने इस सिलसिले में क्या किया है और क्या करना चाहिए, इस पर मैं थोड़ी सी बात करना चाहूँगा। इसमें तो कोई शक नहीं है कि डिप्लोमेसी के मैदान में पाकिस्तान ने इसको इंटरनेशनलाइज किया है। बहुत अच्छी तकरीर थी इमरान खान साहब की जो यूएन जनरल असेंबली में हुई, उसके बाद फॉलोअप भी कुछ ना कुछ हुआ है। तो दो फ़र्क पड़े हैं। एक तो ये कि दुनिया को पता चल गया है कि ये डिस्प्यूट है क्या, ये काफ़ी हद तक अभी रोशन हो गया है, सबको पता चल गया है। दूसरा ये कि अब कभी भी हिंदुस्तान जो है, जो कश्मीरी मुजाहिदीन है या कश्मीरी हुर्रियत पसंद है, उनको अभी टेररिस्ट कभी नहीं वो डिक्लेयर कर सकेगा, क्योंकि दुनिया को पता चल गया है कि वो अपनी आज़ादी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वो टेररिस्ट नहीं है। लेकिन इसके बाद फिर अभी हमने ये देखना है कि अगर मैं मिसाल दे रहा हूँ कि अगर पूरी आप कहते हैं दुनिया का ज़मीर कब जागेगा, तो इसके जवाब में तो दुनिया ये पूछ सकती है कि आपका ज़मीर जागा है या नहीं जागा है। और फिर ये कि अगर दुनिया का ज़मीर जाग भी जाए तो वो फिर क्या कर लेगा, क्योंकि ये जंग तो है पाकिस्तान की, ये जंग है कश्मीर की। ये कश्मीर सिर्फ कश्मीरियों की जंग नहीं है, ये पाकिस्तान की जंग भी है। तो मैं आपको एक लिस्ट बता देता हूँ कि जो पाकिस्तान कर सकता था और पाकिस्तान ने नहीं किया है, अगर आपके पास वक्त है। सबसे पहले जरूर जानना चाहेंगे जनरल साहब। हाँ जी, सबसे पहली बात, अभी जो मशाल साहबा ने कहा कि वहाँ पर वो लोगों को लाके आबाद कर रहे हैं, तो पाकिस्तान का बड़ा लेजिटिमेट राइट हो सकता है, ये चीन की मदद से करारदाद लेकर आए, यूएन में लेकर जाएं कि जी यहाँ पर फौरी तौर पे पॉपुलेशन सेंसस करवाया जाए, आज़ाद कश्मीर में भी, मकबूजा कश्मीर में भी, ताकि ना हम चेंज कर सकें डेमोग्राफी, ना वो चेंज कर सकें। मेरा ख्याल बड़ा हमारा ये डिमांड दुरुस्त होगी अगर हम ये करें। तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि देखिए, उन्होंने तो चीथड़े उड़ा दिए शिमला मुआहदे के। हमने क्या किया? हम खामोश हैं। शिमला मुआहदा तो असल में है ही नहीं, अभी मौजूद ही नहीं है। जब उन्होंने हैयत ही चेंज कर दी, सब कुछ तब्दील कर दिया, हमारे होंठ बंद हैं, सिले हुए, हम कुछ नहीं कर रहे। चले इससे आगे चलते हैं। हम एक गवर्नमेंट इन एग्जाइल बना सकते हैं। इसका फौरन जवाब मुझे ये दिया जाता है, जी ऑलरेडी हमारे पास सीटें हैं आज़ाद कश्मीर की गवर्नमेंट में। भाई वो 80 लाख लोग हैं, आप 20 से 25 लाख लोग हैं। अगर आप सीटें उन्हें तनासिब के हिसाब से देनी तो 20 सीटें आपकी होनी चाहिए और 80 उनकी होनी चाहिए। नहीं हमने कुछ किया। बड़े अहम नुक्ते उठाए हैं, बड़े अहम नुक्ते उठाए हैं आपने। आप बाद में मैं चाहूंगा कि जावेद साहब को भी, जावेद हुसैन साहब को भी इस गुफ्तगू में शरीक करें। इनफैक्ट वो सफारतकार है और मैं समझता हूँ कि ये इस मामले पे उनकी इनपुट बड़ी इंपॉर्टेंट होगी। जावेद साहब, आपको क्या लगता है? एक तो ये है कि हम बार बार ये बात करते हैं कि भारत के इतने एग्रेसिव डिज़ाइंस हैं, इतने बड़े एग्रेसिव इकदाम हैं, बट इंटरनेशनल कम्युनिटी इस सारे मामले के ऊपर आंखें बंद करके बैठी है। इसकी वजूहात क्या हैं? और फिर अगेन, अगर ये चीज़ें आगे बढ़ती हैं तो आपको नहीं लगता कि मामला और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा और फिर इसको हल करना कुछ ज़्यादा इतना फिर आसान नहीं रहेगा? तो बुनियादी तौर पर इंटरनेशनल कम्युनिटी के इस वक्त क्या रोल बनता है जो उसे प्ले करना चाहिए? देखिए जी, पहले तो हमें ये समझ लेना चाहिए कि पिछले साल जो 5 अगस्त को हिंदुस्तान ने इक़दामात लिए, उन्होंने
कश्मीर के जो मसले की नौइयत को बहुत हद तक बदल के रख दिया है। एक तो यह है कि उन्होंने वर्चुअली कश्मीर को अपने आइन की शिकों को बदल के उसको एनेक्स कर लिया है। दूसरा यह है कि कश्मीर को अब स्टेट का भी इस लेवल नहीं है, उनको यूनियन टेरिटरी का उसका दर्जा दे दिया और 2 यूनियन टेरिटरीज बनाई हैं, लद्दाख और कश्मीर की। और तीसरा यह है कि उनकी ये दोनों काम जो किए गए हैं ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की बिल्कुल खिलाफ वर्जी है, क्योंकि उनके खिलाफ आपको ये हम सबको पता है कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन ये कहती हैं कि वहाँ के अवाम की जो राय के मुताबिक वहाँ की उसका फैसला, उसकी डेस्टिनी का फैसला होगा। और दूसरा कोई भी उसमें जो उसके स्टेटस में कोई तब्दीली नहीं की जाएगी कश्मीरी अवाम की मर्ज़ी के बगैर। तो ये दोनों काम जो हिंदुस्तानी हुकूमत ने पिछले साल किए हैं वो यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन की बिल्कुल मुखालफत में है, और पाकिस्तान ने उसके लिए दुनिया जहान में यानी यूनाइटेड नेशन में भी और मुख्तलिफ जो दूसरे इदारे हैं उनमें बड़े ज़ोरदार तरीके से आवाज़ उठाई है। सवाल ये है कि क्या इसका वो रद्द अमल यानी आलमी राय आमा और जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उसका रद्द अमल वो आया है जिसकी हमें तवक्को करते थे या जिसकी उम्मीद रखते थे। मेरे ख्याल में अभी हमें वो कामयाबी हासिल नहीं हुई जो हमें जिसकी हमें उम्मीद थी, और हमें इसमें बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। और उस हमें ये समझ लेना चाहिए कि कश्मीर का मसला ये को 100 मीटर स्प्रिंट नहीं है, ये मैराथन है। पिछले भी 70 साल तक इससे ज़्यादा अरसा गुजर चुका है, ये मसला हल नहीं हुआ, और हमें ये नहीं तवक्को कर सकते कि जी हम कोई बहुत ज़ोर लगा लेंगे तो चंद सालों में मसला हल हो जाएगा। हमें एक लंबी कोशिश, इसमें कोई शक नहीं। जावेद साहब मैं चाहूँगा, क्योंकि आपने पाकिस्तान के रोल के हवाले से बात की है, तो क्योंकि हुर्रियत रहनुमा इस वक्त मशाल मलिक साहब भी हमारे साथ हैं, तो मशाल मलिक साहबा क्या लगता है पाकिस्तान के एंड पे जो एफर्ट्स हो रही हैं आपको लगता है कि ये काफ़ी हैं, या जिस तरह के इकदाम तजवीज़ के जनरल लोधी साहब ने या फिर जावेद साहब कह रहे हैं, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान के एंड पे और क्या कुछ होना चाहिए? देखिए, मैं इन शॉर्ट वर्ड्स में यही कहूँगी, सबसे पहले तो एक लॉन्ग टर्म पॉलिसी होनी चाहिए पाकिस्तान की तरफ से, कम से कम 10 साल की पॉलिसी हो कि कश्मीर इशू को इंटरनेशनलाइज करना है, इसके ऊपर एडवोकेट करना है इसको यूएन मैकेनिज़्म के तहत। और जिस तरीके से हिंदुस्तान ने सारे इंटरनेशनल लॉज, ह्यूमैनिटेरियन लॉज, जिनीवा कन्वेंशंस को, यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस को सरपास किया है, सारी बायलैटरल ट्रीटीज़ को, तो ये बड़ा वायलेटर है इंटरनेशनल लॉ और इंटरनेशनल पीस मैकेनिज़्म का। तो इसको इंगेज करना, इस इशू को इंटरनेशनल यूएन की करारदादें हमें चाहिए सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस के लिए। हमें परमानेंट 5 कंट्रीज़ के साथ हम लोगों ने लॉबिंग करनी है, चाइना के साथ क्योंकि उसका डायरेक्ट इंटरेस्ट है लद्दाख के साथ, और वो रीजन के अंदर और क्या ग्लोबली वो एक नई सुपर पावर, जिस तरह एक यूनिलैटरल वर्ल्ड से हम यूनिपोलर वर्ल्ड से हम लोग बन रहे हैं इनटू मल्टीपोलर वर्ल्ड, और अभी नॉन पोलर जोन में हम लोग गुजर रहे हैं। तो ये बहुत से ब्लॉक्स बन रहे हैं और इनका डायरेक्ट इकोनॉमिक और पीस कॉस्ट जो इस रीजन की है, दे आर लिंक्ड विद द नेबर्स ऑफ दिस रीजन अराउंड इंडिया। तो एक तो उनको इंगेज किया जाए, दूसरा जितने भी पाकिस्तान की सियासी पार्टीज़ के हेड्स हैं, जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं, सब मिल के एक दफ़ा बैठे, एक नेशनल डायलॉग इसके ऊपर कराया जाए, कंसेंसस के साथ एक पॉलिसी बनाई जाए। रिकन्सिलिएशन नहीं चाहिए इंडिया के साथ, उससे सारे रास्ते ख़त्म कर दिए, बाकायदा जेनोसाइड हो रहा है। फिर उसके बाद जो सिलेक्शन, जो क्राइटेरिया है, जो मेरिट है ऑफ डेलीगेट्स टू बी सेंट अब्रॉड, उनका भी हमें पता चले वो कौन है। लीगल एक्सपर्ट्स होने चाहिए, ये लॉफेयर किया है इंडिया ने, इसको रिस्पॉन्स करने के लिए एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए कि किस किस तरीके से हम लीगली इसको चैलेंज कर सकते हैं इंटरनेशनली। उसके बाद जो ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीरी इनपुट हो, और कश्मीर कमेटी शुड बी हेडेड बाय अ कश्मीरी, या उसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा कश्मीरी मेंबर्स हों, जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको डाला जाए, या जिनकी लीगल या डिफेंस एक्सपर्टीज़ हैं इस इशू को। ये कोई सिर्फ एक इमोशनल इशू नहीं है, इसके बहुत से फैसेट्स हैं जिसको, और फिर उसके बाद यूनाइटेड नेशंस का जो बहुत से उसके इदारे, जो मैकेनिज़म्स, रैपटोर्स हैं, जो उसके प्रोसीजर्स हैं, जो इसके ट्रिब्यूनल्स हैं, उनको इंगेज किया जाए। कश्मीर एनवॉय के लिए एडवोकेट किया, लॉबी की जाए, यूनाइटेड नेशंस एक स्पेशल एनवॉय ऑन कश्मीर बनाए। तो ये चीज़ें वो हैं जिनके ऊपर दिन रात काम करना है। और शॉर्ट टर्म गोल्स में हमारा ये होना चाहिए कि हम लोग वहाँ पे जिस तरीके से फूड और मेडिसिन की शॉर्टेज है, ऊपर से कोरोना हो गया है, वहाँ पे फूड सप्लाईज बहुत कम है, तो एयर ड्रॉपिंग ऑफ फूड सप्लाईज हो, वहाँ पे इंटरनेशनल
इंटरनेशनल ऑब्जर्वर्स नहीं जा सकते, फैक्ट फाइंडिंग मिशंस को इजाज़त नहीं दी जा सकती, तो डिफेंस सैंक्शंस की तरफ काम करना चाहिए हिंदुस्तान के खिलाफ, ताकि ये जोन जो है जो असल चीज़ है कि इसको डीवेपनाइज और डीमिलिटराइज करने के लिए हमें बहुत काम करना है। जहां जहां से हिंदुस्तान डिफेंस ट्रेड कर रहा है वहां वहां बताया जाए कि एक निहत्ती काम पे किया जा रहा है। मशाल, आपको क्या लगता है, इनफैक्ट 57 इस्लामी ममालिक, बार बार हम बात करते हैं OIC के फोरम की भी, कितना इम्पोर्टेंट है उसको एंगेज करना, और अगर वो बेस्ट वे में एंगेज होता है तो आपको लगता है कि भारत के ऊपर एक अच्छा प्रेशर बिल्डअप होगा और उसके लिए प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? इस फोरम को भी यूज करना चाहिए आपके ख्याल में? बिल्कुल, जितने भी इंटरनेशनल फोरम्स हैं उनको हमें यूटिलाइज करना चाहिए, चाहे वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हो, चाहे इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हो, जितने भी हैं, और जो परमानेंट एक और अदारा है यूनाइटेड नेशंस का ट्रस्टीशिप काउंसिल है, उसके साथ भी कर सकते हैं, जो कि 1994 में पलाओ को जो उन्होंने राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन दिया था, वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव फोर्स की तरह वो भी आ सकता है। ये वहाँ ट्रस्टीशिप काउंसिल यूज किया जाता है जहाँ पे राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन। इस्लामी ममालिक की बात कर रहा हूँ, तो सबसे जी मैं उनकी भी बात कर रही हूँ कि इस्लामी मुल्क भी और नेबरिंग कंट्रीज और ग्लोबली, देखें आपने लिमिट नहीं करना। अगर इस्लामी ममालिक के इस वक्त जो भी इकोनॉमिक इंटरेस्ट हो रहे हैं इंडिया के साथ, ये ज़्यादा देर चलेंगे नहीं, क्योंकि जो खित्ते में जो तबाही और अपने मुल्क के अंदर जो माइनॉरिटीज़ के साथ हिंदुस्तान कर रहा है, मल्टी नेशनल्स विल बी वेरी सेफ हियर, मार्क माई वर्ड्स। यहाँ पे अफरा तफरी होने वाली है बहुत जल्द, जिस तरीके से मुसलमानों के साथ करें, दलित्स के साथ करें, एंटी माइनॉरिटी बिल्स क्रिश्चियंस के साथ कर रहे हैं, ये बहुत खतरनाक मोड पर जा रहा है। तो ये कौन सी, बेशक इनकी बड़ी मार्केट हो, मुस्लिम उम्मा इन्वेस्ट अगर यहाँ पे कर रहा है, ये इनकी भूल है। कमिंग डेज के अंदर, मंथ्स के अंदर आप देखेंगे रीजन के अंदर भी जिस तरह चीखें उठ रही हैं, इसी तरह जिन जिन ममालिक ने हैवी इन्वेस्टमेंट किया है वो भी यहाँ से भागेंगे, क्योंकि ये तो पूरा जंग का मैदान बन गया और हिंदुस्तान ही बना रहा है। जो सबसे बड़ी बात है, अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मार रहा है हिंदुस्तान। तो ये इनकी वो भी बात नहीं चलेगी कुछ अरसे में। थैंक यू। जी 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 जी, एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद डिस्कशन करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। जनरल नईम खालिद लोधी साहब, आप ही की तरफ आऊँगा। अब अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जानिब से कश्मीरियों की सफारती मदद, हिमायत, फिर दुनिया भर में प्रोटेस्ट, हर साल फिर हम कश्मीर डे भी मनाते हैं सर। काफ़ी कुछ हमने एक तरह से इस मामले को इंटरनेशनल लेवल पे उजागर तो ज़रूर किया है, लेकिन आपको लगता है कि इतना ही काफ़ी है या इसके अलावा भी कोई ऑप्शंस हैं जिनको हमें अडॉप्ट करना पड़ेगा फ्यूचर में, तब जाके इस मसले को हम हल कर पाएंगे? जी देखिए, डिप्लोमेसी बहुत अहम शोबा है और इसको आगे बढ़ाए बगैर काम चलते नहीं है। लेकिन डिप्लोमेसी अकेली जो है, जो सीरियस पॉलिटिकल इश्यूज हैं उनको हल नहीं कर सकती। अगर डिप्लोमेसी इश्यूज को हल कर सकती तो सीरिया में इतनी बड़ी जंग क्यों होती, यमन में जो हो रहा है वो क्यों होता, अफगानिस्तान में जो कुछ हुआ वो क्यों हुआ। अब हम कहते हैं ना कि अफगानिस्तान में डिप्लोमेसी कामयाब नहीं हुई है, अफगानिस्तान में जोरे बाजू कामयाब हुआ है। और ये बातें रियल पॉलिटिक्स में आती हैं, इनको समझने की जरूरत। इस वक्त देखिए 5 फरीक हैं कश्मीर के, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, कश्मीरी, चाइना, यूनाइटेड नेशंस, और ये बड़ा ग्रुप बन जाता है और लोगों को साथ मिला के हम डिप्लोमेसी को और उजागर कर सकते हैं। लेकिन अगर डिप्लोमेसी अकेली कामयाब होती तो फ़लस्तीन का मसला अब तक हो चुका होता। आधी से ज़्यादा दुनिया हमायत करती है फ़लस्तीनियों की, क्या हुआ? तो जहाँ पर मसले हल हुए हैं, आप उन इलाकों पर ज़रा नज़र दौड़ाइए कि वहाँ क्या हुआ। तो ये मसला उस वक्त तक हल नहीं हो सकता जब तक कि तमाम जो टोटल फोकस है पूरी स्टेट का, जितने अदारे हैं वो सब के सब इसके ऊपर मरकूज होकर अपना काम ना करें, जिसके अंदर पॉलिटिक्स भी होगी, डिप्लोमेसी भी होगी, लॉफेयर भी होगा, मिलिट्री भी होगी। इसके बगैर बात नहीं बन सकती। मैंने एक दो चीज़ें जो रह गई थी मैं उनका जिक्र करना चाहूँगा। गो के एक कंट्रोवर्शियल बात मैं करता रहता हूँ, लोग उसको मानते नहीं है, ठीक है, लेकिन इस पर डिस्कशन करने की क्या इसमें है। मैं कहता हूँ कि आप नहीं, राय का इजहार तो होना चाहिए सर, इसमें तो कोई शक नहीं है। बिल्कुल जरूर फरमाइए। दो और ऑप्शन आप कह रहे थे कि पाकिस्तान के एंड पे जो लेनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि आप पार्शियल प्लेबिसाइट डिमांड करें यूएनओ से, उनको कहेंगे कि आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान में आप प्लेबिसाइट करवा लें, हम अपनी फौज को बॉर्डर पे भेज देंगे, बंद कर लेंगे बैरक्स में, आप अपने लेकर आए, अपने अंडर यूएन ऑस्पिशंस आप यहाँ पर करवा लें प्लेबिसाइट और पता लगा लें कि लोग क्या चाहते हैं, बाद में हम इसको एक्सटेंड कर लेंगे जहाँ तक वो आगे की बात है।
फिर हमें सही। लीगल डोजियर बनाने चाहिए। देखें अभी जो कश्मीर है वो अभी डिस्प्यूटेड टेरिटरी नहीं है, अब वो ऑक्यूपाइड टेरिटरी हो गई है जब से वो 370 वो एब्रोगेट हुआ है और यूएन की रेजोल्यूशन सही। उन्होंने उड़ा दी है। तो ऑक्यूपाइड टेरिटरी के बारे में जो जो भी यूनाइटेड नेशंस की करारदादें हैं वो मेरे ख्याल कहती हैं कि लोग अपना दिफा भी कर सकते हैं, असला भी उठा सकते हैं और लोग उनकी मदद भी कर सकते हैं। ये आपको मेजर साहब बता सही। सकेंगे, आप उनसे चेक कर लीजिएगा। आई थिंक सही। 3324 ये उसका वो है। और उसके अलावा ये है कि सही। हमें क्या चीज रोकती है अगर हम इंटरेस्टिंग पॉइंट। अपने नौजवानों की मिलिट्री ट्रेनिंग कराएं, ये कहकर कि अगर हम पर हमला किया गया, जो कि वो कह रहे हैं बार बार कि हम आजाद कश्मीर पे हमला करेंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान पे हमला करेंगे, आप जगह जगह अपने नौजवानों की ट्रेनिंग कैंप लगाएं, उनको कहें हम अपने दिफा के लिए कर रहे हैं, ताकि जब भी, क्योंकि आप सही। बार बार कह रहे हैं हमला करने के, अब आप हमला करेंगे तो हम ये सब कुछ करेंगे। तो इस किस्म के सही। बहुत से काम। अच्छा, फिर आप ये बताइए कुलभूषण इधर क्या कर रहा था? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी कौन हमारे पर चढ़ाता है? तहरीके तालिबान पाकिस्तान क्या कर रही है हमारे साथ और किसके ईमा पर कर रही है? तो आपके ख्याल में जो कुछ हमारे साथ किया जा रहा है, क्या हमें उतना भी वापस करने की हक नहीं है? ये बड़ी अजीब बात है। सही। ये आप पूछते हैं ना कि दुनिया क्यों अलार्म नहीं होती? दुनिया इसलिए अलार्म नहीं होती कि दो न्यूक्लियर पावर्स में एक न्यूक्लियर पावर अग्रेसिव है और दूसरी डिफेंसिव है। लिहाजा दुनिया को पता है कि जब तक ये दोनों अग्रेसिव नहीं होंगी हमें कोई खतरा नहीं है। तो जब तक हम अपना स्टांस जो है डिफेंसिव से अग्रेसिव नहीं लेकर आएंगे, ना दुनिया अलार्म होगी ना ये मसला हल होगा। अब अम्बेसडर साहब से पूछते हैं सर, बड़े अहम नुक्ते आपने उठा दिए। एक तो यह है कि क्या जावेद साहब हमारे पास एग्रेसिव होने की ऑप्शन भी मौजूद है, और मोर इम्पॉर्टेंटली जो जनरल साहब ने कहा कि अब कश्मीर एक ऑक्यूपाइड टेरिटरी है और वहाँ पे तो फिर लोगों को अपने दिफा का हक भी हासिल है, और साथ में अगर कोई उनकी इस दिफा में मदद करना चाहे तो वो भी लेजिटिमेट हो जाती है। तो आपको लगता है कि इस तरह की कोई यूएन के चार्टर के ऊपर शिकें मौजूद हैं जो कम अज़ कम ये स्पेस देती हैं? और फिर जो उन्होंने कहा है कि आज़ाद कश्मीर में लोगों की मिलिट्री ट्रेनिंग भी की जा सकती है और ये भी बड़ी एक लीगल और जस्टिफाइड पाकिस्तान की पोजीशन होगी, तो ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है आपके ख्याल में? देखिए जी, मैं समझता हूँ 3 बुनियादी अवामिल हैं जो कश्मीर के मसले को डील करने के लिए हमें मद्देनज़र रखने चाहिए। सबसे पहली तो चीज़ जो बहुत बुनियादी वो ये है कि कश्मीरी अवाम की अपनी जो जिद्दोजहद है हक़ खुद इरादियत के लिए, उसमें कितनी गर्मी है, कितनी उसमें यानी कंटिन्यूटी है और कितना उसमें स्टेमिना है और कितने देर तक वो सस्टेन की जाएगी और कर सकते हैं वो लोग। सबसे बुनियादी मसला तो ये है। दूसरा फिर चीज़ है कि पाकिस्तान की पॉलिसी, और तीसरी है पाकिस्तान की स्ट्रेंथ या पावर। पाकिस्तान की पॉलिसी एक लिहाज से तो बिल्कुल क्लियर है कि हमने ये फ़ैसला किया हुआ है कि हम कश्मीरियों की हक़ खुद इरादियत की जो जिद्दोजहद है, इसकी अखलाकी और सियासी और सफारती जो है वो मदद करेंगे और करते रहेंगे। और इसमें किसी की मेरे ख्याल में कोई दो राय नहीं हो सकती कि अब जब वहाँ पे कश्मीरी अवाम जो हैं वो जाग उठे हैं दोबारा और वो एक बड़ी अपनी कुर्बानियाँ दे के अपनी जिद्दोजहद को आगे बढ़ा रहे हैं, तो पाकिस्तान की हुकूमत को और पाकिस्तान के अवाम को इस जिद्दोजहद में उनका भरपूर साथ देना चाहिए और अवामी जो आलमी राय आमा है उसको बेदार करना चाहिए, जिसके लिए हमें बहुत काम करना पड़ेगा मुख्तलिफ मैदानों में, जिसकी तरफ जनरल साहब ने भी तवज्जो दिलाई है। और उसके लिए हमें अपने जो कौमी वसाइल हैं और कौमी जो मुख्तलिफ इदारे हैं उनको मिलजुल के बैठ के एक बड़ी मरबूत किस्म की स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और पॉलिसी बनानी पड़ेगी, जिसके तहत फिर दूसरे सब इदारे काम करेंगे और इस मसले को आगे ले जाने की कोशिश करेंगे। तीसरी जो चीज़ है वो भी अर्ज़ करता चलूँ कि जब आलमी राय आमा को आपने बेदार करना है या इंटरनेशनल कम्युनिटी की तवज्जो इस मसले पे ज़्यादा से ज़्यादा मबज़ूल करनी है, तो उसमें बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है होता है कि जो मुल्क उसकी हिमायत कर रहा है उसकी अपनी ताकत कितनी है, उसकी अपनी इकोनॉमिक स्ट्रेंथ कितनी है, उसके पास मिलिट्री पावर कैसी है, उसके पास पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है कि नहीं है, उसके पास उसकी अपनी इनहेरेंट स्ट्रेंथ कितनी है। अगर फ़र्ज़ किया मुल्क कमज़ोर होगा, मुल्क में बदअमनी होगी, मुल्क में पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होगी, मुल्क की मुआशी हालात ख़राब होंगे, तो ऐसे मुल्क की आवाज़ इंटरनेशनल कम्युनिटी में अच्छी तरह से नहीं सुनी जाएगी, उसके ऊपर तवज्जो आपको नहीं मिलेगी। सो ये भी ज़रूरी है कि हम जब कश्मीरियों के साथ हम उनके साथ उनकी मदद करना चाहते हैं, उनके साथ अपना सपोर्ट करना चाहते हैं, उनकी
जिद्दोजहद को आगे ले जाना चाहते हैं तो हमें अपने मुल्क की हालात को भी ठीक करना होगा। ये नहीं हो सकता कि हमारा मुल्क जो है वो तो कमज़ोर से कमज़ोर तर होता जाए और हम समझें कि हम कश्मीर के मसले को बड़ा आगे ले जा सकते हैं। ये इम्पॉसिबिलिटी है या इम्कानात में से नहीं है। तो हम आपको भी बेहतर बनाना है, अपने आप को भी मजबूत बनाना है हर लिहाज से, मुआशी हालात से, फ़ौजी हालात यानी हालत लिहाज से, सियासी लिहाज से। ये सारी चीज़ें अपनी अपनी दुरुस्त करनी होगी। अगर खुदा ना खास्ता हमारे अपने हालात ठीक नहीं है तो मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपकी आवाज़ को इंटरनेशनल कम्युनिटी में नहीं सुना जाएगा। और ये हमारा तजर्बा हो चुका है, ये कोई नई बात नहीं है। और इसमें ये कॉमन सेंस की बात है कि अगर हम आपको नहीं संभालेंगे तो दूसरों को कैसे जाके संभाल सकते हैं। यकीनन इस एक तवाना आवाज़ के लिए आपकी मशहद को भी उतना ही मजबूत होना चाहिए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं और बाद मसला कश्मीर कैसे हल हो सकता है और भारतीय इक़दाम को कैसे और ज़्यादा दुनिया को इस बारे में आगाह किया जा सकता है, गुफ्तगू जारी है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। जनरल साहब आप ही की तरफ आऊँगा। बड़े अच्छे आपने ऑप्शंस गिनवाए हैं जो पाकिस्तान के एंड पे लिए जा सकते हैं, लेकिन जो जावेद साहब ने भी बात की कि मोर इम्पॉर्टेंटली देखना ये चाहिए कि खुद कश्मीरी स्ट्रगल के अंदर कितनी शिद्दत और हिद्दत है। और जो आपने एग्जांपल दी अफगानिस्तान की कि वहाँ पे भी देखा जाए तो फ्रीडम फाइटर्स ने डिप्लोमेसी को मजबूर किया कि इस मामले को इस तरह हल किया जाए। तो आपको क्या लगता है इनफैक्ट जो कश्मीर के एंड पे या कश्मीरियों के एंड पे जो स्ट्रगल है उसके अंदर उतनी हिद्दत है कि बिलाखिर हमें फिर आना पड़ेगा डिप्लोमेसी के ऑप्शन के ऊपर, उसके जरिए इसको हल कर पाएंगे? जी, पहले तो जावेद साहब की मैं तायद करता हूँ, क्योंकि अल्लामा इकबाल ने भी कहा था कि हो सदाकत के लिए जिस दिल में मरने की तड़प, पहले अपने पैक करे खाकी में जहाँ पैदा करे। तो इंटरनल कोहिजन और मईशत बड़ी ज़रूरी है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन ये देखिए, इकॉनमी, पॉलिटिक्स, स्ट्रेटजी, ये तीन चीज़ें आपस में गुंदी हुई हैं, ये इकट्ठी चलती हैं। ये ऐसा नहीं होता कि आप इंतज़ार करते हैं कि यार मेरी इकॉनमी ठीक हो जाए तो फिर मैं अपनी स्ट्रेटजी को ठीक करूँगा, या फिर अपने मतलब ये कि आपने अफगानिस्तान में अमेरिका के साथ मिलकर रूस को चलता किया, अभी आपका बड़ा अहम रोल है। अभी आपकी वजह से वो खैर आफियत के साथ वहाँ से निकल रहे हैं, आपकी मदद के साथ आप लेकर आए उनको सब। आपको ये हिम्मत नहीं हुई कि आप अमेरिका को कहिए कि हम आपकी इतनी खिदमत कर रहे हैं, बेलौस खिदमत किए चले जा रहे हैं और बहुत कम कीमत पे करते चले जा रहे हैं, कि आप मेहरबानी करके कश्मीर में जुल्म सितम बंद करवा दें। कहीं तो हम अपना पाँव रखते। हम कहते हैं कि जी ठीक है, आप अपना खुद डील करें, जो अफगान तालिबान है हमारा कोई लेना देना नहीं है जब तक आप हमारी कोई बात नहीं मानते। तो ये जो वन वे किस्म की सर्विस हमने दी हुई है। दूसरा ये है कि हम अपने जहाज खुद बनाते हैं, हम अपने टैंक खुद बनाते हैं, हमने एटम बम बनाया है। जब कश्मीर की बात आई तो आपको इकॉनमी याद आ गई है। ये एक बहाना है, फरार है। और ये जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पर जान कितनी है, उनमें जान उतनी होगी जितनी यहाँ से जान भेजने की तदबीरें होंगी। तो ये सारी चीज़ें समझने की हैं। उनको अगर उन पर आपने छोड़ दिया तो वो भी सोचेंगे कि हमने क्या किया पाकिस्तान के साथ इल्हाक का ऐलान करके इतने अरसे तक, 70 साल तक। पाकिस्तान कहता है जी दुनिया तमाशा देख रही है। भाई हम खुद भी तमाशा देख रहे हैं, दुनिया का ज़मीर नहीं जागा। आपका ज़मीर कौन सा जाग गया? आपने कह दिया कि जी हम ये यौम एहतिसाल मनाएंगे। एहतिसाल लफ्ज़ इतना मैं समझता हूँ कि माइल्ड है। कोई यौम जबर होना चाहिए था, कोई यौम इस्तबदाद होना चाहिए था। ये यौम इस्तिसाल क्या है? ये कौन सा लफ्ज़ आपने निकाल लिया है, कॉइन कर लिया है? हम 1 मिनट की खामोशी इख्तियार कर लेंगे। भाई आप चीखें, आप शोर मचाएं, खामोशी तो इख्तियार की जाती है। एक बंदा भी फौत हो जाता है तो आप असेंबली में खड़े होकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। क्या आपका ख्याल उस नौइयत का ये मसला है? मेरा नहीं ख्याल कि पाकिस्तान को जितना करना चाहिए और जितना अहलियत है पाकिस्तान में करने की, पाकिस्तान ने अपने आप को ज़हनी तौर पे खुद नाअहल समझा हुआ है। इतने नाअहल हम हैं नहीं जी। सही। तो क्या जावेद साहब, इनफैक्ट जनरल साहब की बातें वैसे दिल को तो लग रही है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड्स के ऊपर देखा जाए तो कितना आपको डूएबल लगती हैं कि वाकई इकॉनमी कमज़ोर भी हो, जज्बे जवां हो तो सब कुछ हो सकता है। फिर ये है कि अमेरिका से हम कहें कि जब बड़ी खिदमत आपकी की हमने, आप भी मेरे को फेवर दे के चलें। तो चीज़ें इतनी सिंपल हैं जितनी जनरल साहब बता रहे हैं, यहाँ बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी है। और मोर इम्पोर्टेंटली सफारतकारी में हमारी कामयाबियाँ कम अज़ कम मैं अगर देखूँ तो मुझे तो नज़र नहीं आ रही कि इस मामले को हमने कोई ज़्यादा
बेस्ट वे में दुनिया के जो इंपॉर्टेंट कैपिटल्स हैं वहाँ पे बेहतर अंदाज में इसको उठाया हो, तो क्या वजह है? बैक एंड के ऊपर गवर्नमेंट की तरजीहात में ये कश्मीर नहीं था, या हमारी सफारतकारी इस कदर कमज़ोर थी कि हम लोगों को बता नहीं पाए? मेरे ख्याल में हमारी सबसे बड़ी कमज़ोरी ये है कि हमारी कश्मीर और इंडिया पॉलिसी में कोई कंसिस्टेंसी नहीं है और सस्टेनेबिलिटी नहीं है। यानी एक तो ये है कि हमारी पॉलिसी को जो है कंटिन्यूटी नहीं है, यानी एक तो हम कंसिस्टेंट नहीं है। आप हमारी पिछले 20-25 साल की तारीख उठा के देख लें, इसी कश्मीर पॉलिसी में हमने कितनी तब्दीलियाँ की हैं। फिर कंटिन्यूटी नहीं है, एक हम जो चीज़ करते हैं तो दूसरी हुकूमत आती है तो कुछ और चला देती है। मुशर्रफ साहब के ज़माने में कुछ और पॉलिसी हो गई, उन्होंने वर्चुअली कश्मीर के मसले को तकरीबन बैक बर्नर पे रख दिया जाके, तो ये किसने उनको कहा था? और तो बाद में दूसरी हुकूमतों ने आके उसको रिवाइव करने की कोशिश की। लेकिन आप अगर इस तरह से आपकी पॉलिसी में कंसिस्टेंसी नहीं होगी, कंटिन्यूटी नहीं होगी, तो दूसरे ममालिक के ऊपर, दूसरी हुकूमतों के ऊपर उनका इतना असर मौसर वो साबित नहीं हो सकती। फिर बातें, आपको एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी बनाना ज़रूरी है, लॉन्ग टर्म पॉलिसी जो अगले 50 साल के लिए, 60 साल के लिए हो। आपको पता होना चाहिए कि 70 साल गुजर गए हैं और इसमें हमने कश्मीर में कोई प्रोग्रेस करने के बजाय हमने लूज़ किया है। यानी कश्मीर एक स्टेज पे था पहले, तो आर्टिकल 370 ख़त्म हो गया, 35 ये ख़त्म हो गया, इंडिया ने उसको एनेक्स कर लिया। तो हमने क्या कर लिया उसका? इसकी वजह ये है कि आपने अपने जान नहीं, आप ये कहना, मेरे नहीं ख्याल में जनरल साहब ने एग्री करता हूँ कि जी कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि मुआशी हालत आपकी अच्छी है कि नहीं है। मुआशी हालत जब तक आपकी अच्छी नहीं होगी तो आपकी फ़ौजी हालत भी नहीं अच्छी हो सकती, और अगर आपकी मुआशी और फ़ौजी हालत दोनों अच्छे नहीं हैं तो आप किसी मामले में इंटरनेशनल लेवल पे इफ़ेक्टिव रोल अदा नहीं कर सकते। तो आपको सारी चीज़ें, वो मैं उनकी बात ठीक है कि स्ट्रेटजी में इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी, मिलिट्री स्ट्रेंथ भी और स्ट्रेटजी, ये तीनों चीज़ें उनको एक इकट्ठे चलना पड़ता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि स्ट्रेटजी आगे निकल जाए और इकोनॉमिक स्ट्रेंथ जो है और जो आपकी मिलिट्री स्ट्रेंथ है वो हो ही नहीं। तो आपको सब चीज़ों को साथ लेके चलना पड़ेगा, और वो तभी हो सकता है कि हमारे सारे इदारे सर जोड़ के बैठे, एक चीज़ के ऊपर एक नेशनल कंसेंसस हो कि हमने लॉन्ग टर्म कश्मीर के साथ, इंडिया के साथ क्या करना है, किस तरह से इनको हैंडल करना है। और जब वो आप करेंगे तो फिर उस पॉलिसी पे चलेंगे तो वो फिर इन ड्यू कोर्स उसके नताइज बरामद होंगे। लेकिन इसके साथ साथ ये है कि हमें कश्मीरी अवाम की जितनी भी हमारे इम्कानात में मुमकिन है, हमें उनकी मदद जारी रखनी चाहिए। और इवन डिस्पाइट आवर लिमिटेशंस, चाहे वो इकोनॉमिक लिमिटेशंस हैं या पॉलिटिकल लिमिटेशन हैं, हमें कोशिश जारी रखनी चाहिए कि इंटरनेशनल सर्कल्स में, इंटरनेशनल कम्युनिटी में, मुख्तलिफ जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशन हैं, उनमें जहाँ जहाँ भी हमें मौका मिलता है कश्मीर के लिए हम आवाज़ उठाएं, ताकि कम अज़ कम हम कुछ ना कुछ कश्मीरी लोगों की जो आवाज़ है वो दुनिया के हुकूमतों तक और दुनिया के जो मुख्तलिफ इदारे हैं उन तक पहुँचा सकें। और बहुत शुक्रिया जावेद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। जनरल नईम खालिद लोधी, आपका भी शुक्रिया। यकीनी तौर पे एक कौमी इत्तफाक राय और मजबूत हिकमत अमली के ज़रिए किसी भी मकसद को हासिल किया जा सकता है। उम्मीद है आज का शो आपको पसंद आया होगा। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।